हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं एरे। तो दोस्तों, अब तक हमने सी लैंग्वेज में बहुत सारे टॉपिक पढ़े। लास्ट में हमने लूप के सारे कंसेप्ट की बात की थी और अब जो एरे का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एरे का यूज क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डेटा स्टोर अंडर द यूनिक नेम। मतलब कि एक ही टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम जो भी नाम का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एरे। एरे इज द कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर इन द यूनिक नेम। दोस्तों, एरे और वेरिएबल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब भी हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का यूज करते हैं तो वो वेरिएबल और एरे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों का यूज सेम ही होता है। मतलब कि वेरिएबल का यूज किसी भी एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में उसके लिए एक बॉक्स तैयार हो गया होगा जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम ए में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। तो ऐसे ही एरे भी एक कंटेनर ही है, लेकिन एरे और वेरिएबल में डिफरेंस एक ही है कि वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और एरे में हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर इन द यूनिक नेम। वी कैन ऑल्सो से array is a fixed size sequence collections of the same type of element. The value stored in array is also called the elements. जब भी हम array में कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स। तो दोस्तों, array का यूज हम कब करेंगे? तो सपोज आपके पास ऐसा कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर a, और यहां पे अगर हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं a इज इक्वल टू 10, इसमें हम फिर से एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं a इज इक्वल टू 20। और अगर हमने तीसरी बार भी कोई वैल्यू इसमें स्टोर की तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और अगर लास्ट में हम a को प्रिंट करते हैं तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? परसेंटेज डी a। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू लास्ट में स्टोर होती है वो ही हमें एक्सेस करने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो मेमोरी में ऐसी एक जगह एलोकेट हो गई। तो जब भी हमने ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर की तो वो वैल्यू वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास लोकेशन तो एक ही है। अगर हम दूसरी बार वही लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करते हैं तो यहाँ पे ये ओवरराइट हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 20। और अगर यहाँ पे हम 30 स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू हो जाएगी 30। मतलब अगर हम ए को एक्सेस करेंगे कहीं पे भी तो हमें ए की वैल्यू 30 ही मिलेगी। 10 और 20 को हम एक्सेस नहीं कर सकते। यही वेरिएबल का एक लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एरे, क्योंकि एरे के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें हम एक नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम एक आई नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब इसको हम लूप में लिखते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम स्कैनफ फंक्शन को लिखते हैं स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसन नंबर, और यहाँ पे हम उसे सम
करते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लास्ट में सम को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें सम की कोई वैल्यू मिलेगी जो कि हमने जितने नंबर इनपुट किए होंगे उसका सम होगा। तो हमारी लूप 5 टाइम्स घूमती है यहाँ पे। तो आउटपुट स्क्रीन पर आप जब भी कोई इनपुट लेंगे, सबसे पहला हमने इनपुट लिया 1, फिर से एंटर दिया। जब भी हम एंटर करेंगे तो उसका सम हो जाएगा। यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, मतलब 1 प्लस 0 इज इक्वल टू सम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। अब हम 2 इनपुट करते हैं तो 2 का सम होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर 1 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर हम यहाँ पे तीसरी वैल्यू इनपुट करेंगे तो 3 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर हम 4 इनपुट करेंगे, 4 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 10। और फिर 5 इनपुट करेंगे तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू सम की वैल्यू हमें लास्ट में मिलेंगी 15। और यहाँ पे हम सम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 15 प्रिंट होगा। लेकिन दोस्तों हमने जो 5 नंबर इनपुट किए 1 2 3 4 5, अगर इस लूप के खत्म हो जाने के बाद आप अगर 1 2 3 और 4 में से किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल था। एक वेरिएबल में एक बार ही एक वैल्यू स्टोर होती है। तो जब भी हमने 2 इनपुट किया होगा तो 1 ओवरराइट हो गया होगा, मतलब 1 को हम फिर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एरे का यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं एरे का यूज हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एरे, 2 टाइप के एरे हम यूज कर सकते हैं। एक है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा है 2 डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल का मतलब होता है वो एक ही लाइन में वैल्यूज को स्टोर करता है, कंटिन्यूअस एक सीक्वेंस में वैल्यू को स्टोर करता है। और 2 डायमेंशनल का मतलब होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करता है। तो सिंगल डायमेंशनल मतलब जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो एक सीक्वेंस में होगी, ऐसे जितने भी बॉक्स बनेंगे वो सीक्वेंस में इस तरह से बनेंगे। और हम जब भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो इस बॉक्स में हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके। और 2 डायमेंशनल का मतलब होता है, तो यहां पे आपको इस तरह से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स है जहां पे हम 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे 0 0 नंबर की ये कॉलम और रो है, ये रो है और ये कॉलम है। 0 नंबर की रो, ये 1 नंबर की कॉलम, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की कॉलम। यहाँ पे 1 नंबर की रो, 2 नंबर की रो और 3 नंबर की रो। तो ये 4 बाय 4 का एक मैट्रिक्स है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम सिंगल डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का यूज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे और कैसे उस वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ टू डिक्लेयर द सिंगल डायमेंशनल एरे। अगर सिंगल डायमेंशनल एरे को आपको यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंगल डायमेंशनल को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास ये सिंटैक्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप एरे नेम एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे साइज। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा टाइप लिखा है वहां पे हम किसी भी डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग डबल। तो आपको जिस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना है उस टाइप को यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर।
और एरे का जो नाम है वहां पे हम लिखते हैं स्टूडेंट, और ब्रैकेट में जो साइज लिखा है वहां पे हम लिखते हैं 5। तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। यहाँ पे साइज का मतलब होता है इंटीजर टाइप की 5 मेमोरी एलोकेट होगी, तो उसकी साइज कितनी होगी, तो मेमोरी जो भी एलोकेट होगी वो इस तरह से होगी। कंप्यूटर में हमारी जो मेमोरी इस एरे के लिए एलोकेट होगी वो इस तरह से होगी, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुई, ये 5 बॉक्स जो बने वो सीक्वेंस में होंगे, और इंटीजर टाइप का एक एलिमेंट मेमोरी में 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है अगर आपका मशीन 32 बिट है तो, और अगर आपका मशीन 64 बिट है तो एक एलिमेंट 4 बाइट की जगह एलोकेट करेगा। तो यहाँ पे 5 साइज एलोकेट हुई है, तो अगर एक एलिमेंट 2 बाइट की जगह एलोकेट करता है तो टोटल 10 बाइट्स एलोकेट हो गए, टोटल 10 बाइट। और जैसे कि हम जानते हैं जब भी एरे डिक्लेयर होता है तो उस एरे में जो भी एलिमेंट स्टोर हम करेंगे वो इंडेक्स नंबर पे होंगे। तो जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, 3 एंड 4। तो ये हमारे इंडेक्स नंबर है। एरे डिक्लेयर हो जाने के बाद अगर हम उसमें कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो वो वैल्यू स्टोर कैसे होगी, तो दोस्तों यहाँ पे एरे में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक, या तो आप कंपाइल टाइम करो, या तो आप कंपाइल टाइम वैल्यू को स्टोर करो, या तो आप रन टाइम वैल्यू को स्टोर करो। अब कंपाइल टाइम और रन टाइम का मतलब क्या होता है, तो कंपाइल टाइम का मतलब होता है जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम उसमें अगर आप वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसे कहते हैं कंपाइल टाइम। और रन टाइम का मतलब होता है आपका प्रोग्राम जब रनिंग प्रोसेस में होता है तब उस टाइम पे आप उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। तो दोस्तों कंपाइल टाइम का मतलब होता है जैसे कि अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो यहां पे हमने जब डिक्लेयर किया तभी वैल्यू को स्टोर कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। तो सेम उसी तरह एरे भी एक वेरिएबल ही है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो अगर एरे में हमें कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो एरे में कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे अगर आप कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो अगर आप साइज नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने 5 की साइज दी है। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रासेस कंपलसरी लगाने हैं। तो इस एरे में जो 5 की साइज का एरे है उसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी जो मेमोरी एलोकेट हुई थी। यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो इसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। अब सेम चीज को हम रन टाइम भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको दूसरी ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे मैंने ये साइज नहीं लिखी होती तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे अगर हम साइज नहीं लिखते, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे वही एग्जाम्पल में हमने एक नंबर नाम का एरे लिया और यहाँ पे अगर हमने साइज नहीं ली तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं कंपाइल टाइम उस वक्त जितने एलिमेंट हमने वहां पे रखे हैं उतनी साइज का ये ऑटोमेटिकली एरे डिक्लेयर हो जाएगा। दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करते हैं, सपोज एरे नाम का कोई
एलिमेंट हमने 5 की साइज ली और उसमें अगर हम वैल्यू स्टोर करते हैं 3, तो क्या होगा? तो यहाँ पे डिक्लेरेशन तो साइज यहाँ पे रखी हमने 5, तो मेमोरी ब्लॉक जो क्रिएट हो गए वो तो 5 के ही हो गए। यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे वैल्यू हमने कितनी स्टोर की? तो 1 2 एंड 3। तो रिमाइनिंग जो एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों डिक्लेरेशन ये हमने सिंगल डायमेंशनल का किया, तो उसी तरह हम 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन करने के लिए यहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर नंबर, यहाँ पे 2 साइज हम रखेंगे क्योंकि 2 डायमेंशनल है इसलिए। ये हमारा डिक्लेरेशन है। तो नंबर 2/3 का मतलब हुआ 2 रो और 3 कॉलम। तो इसकी जो मेमोरी एलोकेट होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ पे 2 रो होगी और 3 कॉलम यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका मेमोरी एलोकेशन होगा। ये 0, ये 1, ये 0 1 और 2। तो दोस्तों इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन। अब इसी चीज को हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइज करना चाहते हैं 2 डायमेंशनल एरे को, तो उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा? तो यहां पे हम लिखेंगे इंटीजर नंबर 2/2 इज इक्वल टू, और यहां पे हम वैल्यू लिखेंगे, अंदर हम 2 कर्ली ब्रेसेस भी कर सकते हैं, एक रो के लिए 1 2 और दूसरी रो के लिए 3 4। तो इस तरह से 2 रो में हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे हमने ये एरे डिक्लेयर किया इंटीजर a 2/3, यहाँ पे हमने एरे डिक्लेयर किया। तो अगर आप इस तरह से वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2/3 का जो मैट्रिक्स है, 2/3 का मतलब होता है रो एंड 3 कॉलम्स। तो 2/3 का मतलब होता है कि अगर आप रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 होता है। तो उसमें हम 6 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जो ये 3 वैल्यू है वो फर्स्ट रो में स्टोर होगी 1 2 3, एंड बाकी की जो 3 वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होगी 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन और कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं अब रन टाइम वैल्यूज को कैसे इनपुट करते हैं। तो दोस्तों रन टाइम वैल्यू को इनपुट करने के लिए आपको स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यू को इनपुट करके यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर, जो कि एरे है, उसकी साइज हमने ले ली 5। एक आई नाम का वेरिएबल है और इसकी वैल्यू को हम रन टाइम इनपुट करना चाहते हैं। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि उसमें हमें एलिमेंट को स्टोर करना है, इनपुट करना है, उसका आउटपुट देखना है, उसके हर एक एलिमेंट की विजिट करनी है, तो उस टाइप के जो भी ऑपरेशन होंगे उसके लिए आपको लूप कंपलसरी यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक लूप लेता हूं क्योंकि हमें 5 वैल्यू को इनपुट करना है और 5 वैल्यू को बाद में प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे %d और एम्परसेंड नंबर ऑफ i।
आई का मतलब होता है यहाँ पे 0 1, मतलब कि जो पहली वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होनी चाहिए। किसके इंडेक्स नंबर 0 पे? तो नंबर के इंडेक्स नंबर 0 पे। तो हमने जब भी एरे को डिक्लेयर किया होगा तो इस तरह से मेमोरी एलोकेट हुई होगी। इसमें ये 0 नंबर का 1 2 3 एंड 4 नंबर का एलिमेंट होगा, 1 2 3 एंड 4। तो जब भी ये पहली बार लूप घूमेगी तो जो वैल्यू इनपुट होगी वो नंबर ऑफ 0 पे स्टोर होगी। सपोज हमने 10 इनपुट किए तो यहाँ पे स्टोर होगी। दूसरी बार लूप घूमेगी तो आई की वैल्यू 1 होगी तो नंबर ऑफ 1 पे स्टोर होगी, फिर नंबर ऑफ 2 पे, फिर नंबर ऑफ 3 पे और फिर नंबर ऑफ 5 पे। अब एरे में वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं उसको हमें चेक करना है, तो हमें वहां पे आउटपुट देखना होगा। तो आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे हम फिर से ये लूप को घुमाएंगे, i इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। ये 5 बार लूप फिर से घूमेगी यहाँ पे और उसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे printf, और नंबर नाम के एरे में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले 5 वैल्यू का इनपुट लेंगी और जो भी आप इनपुट देंगे उसके बाद वो 5 वैल्यू को प्रिंट करें। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरह अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे पे रन टाइम इनिशियलाइजेशन करना है, रन टाइम वैल्यू को इनपुट करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू को इनपुट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर करेंगे 2 बाय 2, एक आई नाम का हम वेरिएबल लेंगे और फिर यहाँ पे हम एक लूप लेंगे। यहाँ पे आपको 2 लूप का यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम। तो रो के लिए एक लूप हम यूज करेंगे जिसमें हम i का यूज करेंगे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2 क्योंकि हमें 2 बार यहाँ पे घुमानी है लूप को, और i प्लस प्लस। यहाँ पे दूसरा भी वेरिएबल लेते हैं j जो कि कॉलम के लिए काम करेगा, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। अब अंदर हमें क्या करना है, हमें एक स्कैनफ फंक्शन को यूज करना है जो कि इनपुट हमारी वैल्यू करेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर। हमें कहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो जब भी आपने ये एरे को डिक्लेयर किया होगा तो मेमोरी में इस तरह से जगह एलोकेट हुई होगी 2 बाय 2 की। ये 0 नंबर की रो है, ये 1 नंबर की रो है, ये 0 नंबर की कॉलम, ये 1 नंबर की कॉलम। तो जब भी पहली बार ये लूप घूमेगी तो i की वैल्यू होगी 0, मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया। अंदर जाके j की वैल्यू भी 0 ही होगी तो वो यहां से स्टार्ट करेगा। j लेस देन 2, यस, अंदर जाके एक वैल्यू इनपुट करेगा। सपोज हमने एक वैल्यू इनपुट की 10, तो वो वैल्यू स्टोर कहां पे होनी चाहिए, तो जहां पे i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे स्टोर होनी चाहिए। तो ये करने के लिए हमें यहां पे लिखना होगा नंबर ऑफ i एंड j, क्योंकि i और j का जो भी कॉम्बिनेशन है वहां पे हमें वैल्यू को स्टोर करना है। अब दोस्तों ये अंदर वाली जो लूप है वो पहले घूमेगी, मतलब j का इंक्रीमेंट होगा तो j की वैल्यू यहां पे होगी 1 लेस देन 2, यस, दूसरी वैल्यू इनपुट होगी। सपोज हमने 30 या 20 इनपुट किया तो नंबर ऑफ i का मतलब 0 और j का मतलब 1, तो 0 नंबर की रो 1 नंबर की कॉलम पे दूसरी वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी। अब j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी 2, लेकिन 2 लेस देन 2 वाली कंडीशन गलत होगी यहाँ पे, तो ये लूप फिर से घूमेगी और i की वैल्यू अब हो जाएगी 1 लेस देन 2, यस। तो अब यहाँ पे हम आ गए और j वाली जो लूप थी वो फिर से अब 2 बार घूमेगी। j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगी लेस देन 2। तो सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट की 30 और यहाँ पे इनपुट की 40। तो इस तरह से हम 2 डायमेंशनल एरे में वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं
और सेम उसी तरह ऐसे ही हमें दो लूप लेके उसको प्रिंट करवाना है। तो फिर से हम यहाँ पे दो लूप लेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। सेम वैसे ही फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस। और यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड नंबर ऑफ आई एंड j। तो दोस्तों ये बात हुई वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे की। तो दोस्तों आइए समझते हैं प्रैक्टिकल को। यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल है फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे। यहाँ पे हमने 50 की साइज का एक एरे लिया है जो कि मेमोरी में इस तरह से जगह एलोकेट करेगा। ऐसे 50 बॉक्स हो गए, ऐसे 50 बॉक्स हो गए। उसके अंदर हमने एक n नाम का वेरिएबल लिया है। n का मतलब होता है कि हम इस एरे में कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। साइज 50 की है लेकिन हम इसमें स्टोर कितने एलिमेंट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक इनपुट दिया। सपोज हमने 5 इनपुट लिया होगा तो इसमें हम 5 वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने एक लूप लिया है जो 5 बार 10 बार 15 बार जितने भी एलिमेंट आपको स्टोर करने हैं उतनी बार घूमेगा और हमसे नंबर इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2, 6, 1, 5 और 7 इस तरह से वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम है मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, मिनिमम नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमने नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो मतलब यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम होगी नंबर ऑफ जीरो मतलब कि 2, नंबर ऑफ जीरो मतलब 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू स्टोर होगी, तो यहाँ पे हम 2 स्टोर कर देते हैं। तो मिनिमम की स्टार्टिंग वैल्यू है 2। i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं इफ नंबर ऑफ आई का मतलब है 2, 2 लेस देन 2 नो, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। तो ये लूप फिर से घूमेगी, आई की वैल्यू होगी 1। आई की वैल्यू 1 होगी तो नंबर ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितने 6। तो नंबर ऑफ 1 लेस देन मिनिमम नो, कंडीशन फिर से फॉल्स होगी। आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2 और 2 नंबर का एलिमेंट है हमारा 1। तो यहाँ पे 1 लेस देन मिनिमम यस, कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पे अब मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गए दोस्तों। तो इस तरह से अगर हम मिनिमम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो एरे में हमने जितने एलिमेंट स्टोर किए थे उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है तो वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद आप 5 और 7 को भी यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो मिनिमम वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी। तो इस तरह से हम मिनिमम वैल्यू को एरे में से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम है दोस्तों फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एरे। हमें दो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेम यहाँ तक का प्रोग्राम सेम है। हमने इनपुट लिया कि हम जितने एलिमेंट देंगे उतनी वैल्यू एरे में स्टोर होगी। सपोज हमारी वैल्यू यहाँ पे हमने स्टोर की है, जो हमारे 5 एलिमेंट हमने इनपुट किए होंगे वो इस तरह से होंगे। सपोज हमने यहाँ पे 7 को इनपुट किया, यहाँ पे 2, 1, 8 और 6 को इनपुट किया, तो ये हमारा 0 नंबर का एलिमेंट है। 1, 2, 3 एंड 4। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0। मतलब हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू 7। ये हमने दोनों को एग्ज्यूम कर दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी, तो 0 नंबर पर जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर की है वो 7। अब यहाँ पे आगे प्रोसेस कैसे होगा, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, मतलब 5 टाइम्स ये लूप घूमेगा। इफ नंबर ऑफ i का मतलब है 7, 7 लेस देन मिनिमम नो, 7 ग्रेटर देन मैक्सिमम
नो, दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। तो अब ये लूप फिर से घूमेगा, आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, 1 लेस देन एन, यस। इफ नंबर ऑफ आई मतलब कि 2 लेस देन 7, यस। तो यहां पे मिनिमम हो जाएंगे 2, ओके, और मैक्सिमम तो यहां पे 7 ही है। अब ये फिर से लूप घूमेगी, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, नंबर ऑफ आई 2, यहाँ पे जो नंबर ऑफ आई 2 था ग्रेटर देन मैक्स है, नो, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। अब आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। नंबर ऑफ 2 मतलब 1 लेस देन मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पे कितने हैं 2, तो 1 लेस देन 2, यस। तो मिनिमम अब हो जाएगी 1, मिनिमम की वैल्यू अब यहाँ पे हो जाएगी 1, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब ये मैक्सिमम पे चेक करेगा, लेकिन 1 ग्रेटर देन 7, नो, कंडीशन फॉल्स है। अब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ 3 मतलब 8 लेस देन 1, नो, कंडीशन फॉल्स है। नंबर ऑफ 3 8 ग्रेटर देन मैक्स, यस, क्योंकि 8 7 से ग्रेटर है, यस, तो वो यहाँ पे इंटरचेंज होगी। मैक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आई, मतलब यहाँ पे मैक्स की वैल्यू अब हो जाएगी 8। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। नंबर ऑफ 4 पे क्या है 6, 6 लेस देन 1, नो, 6 ग्रेटर देन 8, नो। तो यहाँ पे हमें जो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू मिली वो ही हमारे एलिमेंट्स में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इस एरे में सबसे छोटी वैल्यू है 1 और सबसे बड़ी वैल्यू है 8, तो ये हमें यहाँ पे मिल गई। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करते हैं। दूसरा प्रोग्राम है दोस्तों, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एलिमेंट्स हमारे एरे में हम जो भी स्टोर करेंगे वो कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने वही प्रोग्राम यहां तक इनपुट लिया, तो हमारे एरे में जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो इस तरह से करेंगे। सपोज हमने वैल्यू को स्टोर किया, 5 वैल्यू को स्टोर किया। सबसे पहले हमने वैल्यू इनपुट की -1 2 1 0 -2। हमने इस तरह से 5 वैल्यू को इनपुट किया, ये 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4। अब ये कैसे काम करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें काउंट करना है कि हमारे एरे में कितनी नेगेटिव वैल्यू है, कितनी पॉजिटिव वैल्यू है एंड कितनी जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हमारी जो है, नेगेटिव वैल्यू जो है वो है 2, 1 और 2। पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हमारे यहाँ पे है 2, और जीरो वैल्यू कितनी है, तो जीरो वैल्यू है 1। तो इस तरह से हमें ये प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले i 0 to n यहाँ पे लूप को हम घुमाएंगे। सबसे पहले इफ नंबर ऑफ i मतलब कि -1 ग्रेटर देन 0, -1 वो 0 से बड़ी वैल्यू है नहीं है, तो एल्स में जाएगा। इफ नंबर ऑफ i मतलब कि -1 लेस देन 0, यस। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एनी जी प्लस प्लस, मतलब एनी जी की हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कितनी रखी है 0, तो वो अगर प्लस प्लस होगी तो यहाँ पे हमें एनी जी की वैल्यू कितने मिलेंगी 1। एक बार काउंट हुआ नेगेटिव वैल्यू। अब ये लूप फिर से घूमेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। इफ नंबर ऑफ आई मतलब कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, यस। तो पॉजिटिव प्लस प्लस होगा, p प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर से लूप घूमेगा, i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। 2 पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, इसकी वैल्यू 1 है। तो नंबर ऑफ i मतलब कि 1 ग्रेटर देन 0, यस। फिर से यहाँ पे p प्लस प्लस होगा तो p की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। अब i का इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। नंबर ऑफ 3 कितने हैं 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, नो, 0 लेस देन 0, नो। तो यहाँ पे एल्स में आएगा, और 0 प्लस प्लस z प्लस प्लस, तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 1। अब लूप फिर से घूमेगा तो i की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। तो नंबर ऑफ 4
कितने यहाँ पे -2, -2 ग्रेटर देन 0, नो, -2 लेस देन 0, यस, तो नेगेटिव प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगी 2। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव की वैल्यू हमें 2 मिल गई, नेगेटिव की वैल्यू हमें 2 मिल गई और 0 की वैल्यू भी हमें 2 मिल गई। बस इन तीन वेरिएबल को हमें लास्ट में प्रिंट कर देना है। यहाँ पे पॉजिटिव इज इक्वल टू पी, नेगेटिव इज इक्वल टू NEG एंड जेड, 0 इज इक्वल टू जेड। तो इस तरह से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा दोस्तों, किसी भी एरे में दी गई हुई वैल्यू को हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग का मतलब होता है जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे पहले डिस्प्ले होगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। सपोज हमारा जो एरे है उसमें हमने इस तरह से वैल्यू को इनपुट किया है, ये 0, 1, 2, 3 एंड 4। सपोज 5, 2, 7, 8 एंड 1, यहाँ पे इस तरह से हमने वैल्यू को इनपुट किया है। अब उसको हम असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो ये इसका लॉजिक है। सबसे पहले i इज इक्वल टू 0i लेस देन n i प्लस प्लस। उसके बाद हमने एक और लूप लिया दोस्तों, लूप के अंदर लूप लिया, किस लिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 0 नंबर का एलिमेंट होगा उसकी कंपैरिजन हम इन सभी वैल्यू से करेंगे। अगर 0 नंबर का एलिमेंट उससे कंपेयर होता है, मतलब कि जो भी वैल्यू है हमारी वो अगर बाकी सभी वैल्यू से बड़ी होती है तो उस वैल्यू के साथ हम उसको इंटरचेंज कर देंगे। कैसे? तो देखिए, j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लूप शुरू होती है, मतलब j की जो लूप शुरू होगी वो कहां से होगी? i की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक प्लस करके, मतलब अभी i की वैल्यू कितनी है? 0, तो j इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? 1। तो i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने अंदर कंडीशन क्या लिखी? इफ नंबर ऑफ i मतलब 0 ग्रेटर देन नंबर ऑफ j मतलब 1। अब 0 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? 5, और 1 नंबर पे कौन सा एलिमेंट है? 2। तो 5 ग्रेटर देन नंबर ऑफ j, यस, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने का ये लॉजिक है दोस्तों, आपको ये रट लेना है। TMP इज इक्वल टू नंबर ऑफ i, नंबर ऑफ i इज इक्वल टू नंबर ऑफ j, नंबर ऑफ j इज इक्वल टू TMP। तो TMP यहाँ पे कितना होगा? नंबर ऑफ i मतलब 5, नंबर ऑफ i इज इक्वल टू नंबर ऑफ j, तो नंबर ऑफ i यहाँ पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ j जितना, मतलब कि 2, और नंबर ऑफ j यहाँ पे इज इक्वल टू TMP, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो हमारे एरे में नई मिलेंगी हमें वो इस तरह से मिलेगी। ये हमारा इंटरचेंजिंग हो गया, तो ये हमारा नया एरे जो कि हमें इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 को रखेंगे, यहाँ पे 5, 7, 8 एंड 1। अब ये लूप अंदर वाली फिर से घूमेगी, j इज इक्वल टू j प्लस 1, तो j की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, मतलब कि 0, 1 एंड 2। अब 0 तो i की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन यहाँ पे j की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो अब अंदर कंडीशन फिर से चेक करेंगी, नंबर ऑफ i मतलब कि 0 कितने हैं? 2, ग्रेटर देन नंबर ऑफ j, j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। 2 7 से बड़ी है? नहीं है, तो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगी। j का इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू अब हो जाएगी यहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ i मतलब कि 2, ग्रेटर देन 8, नो, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। फिर से j की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4, 4 मतलब यहाँ पे, मतलब 2 और 1 का कंपैरिजन होगा। 2 ग्रेटर देन 1, यस, तो अब यहाँ पे जो भी इंटरचेंज होगा वो इस तरह से होगा, TEMP इज इक्वल टू नंबर ऑफ i, नंबर ऑफ i मतलब कितने? 2, नंबर ऑफ i इज इक्वल टू नंबर ऑफ j, नंबर ऑफ j इज इक्वल टू कितने थे यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे हो जाएगी 1, और नंबर ऑफ j इज इक्वल टू TMP यहाँ पे 2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इंटरचेंज हो गई, तो हमें जो नया एरे मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5, 7 और 8।
तो दोस्तों ये अंदर वाली लूप ने एक अपना जो स्टेप था वो पूरा किया। अब आई का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1। जब ये हमारा एक स्टेप पूरा होगा तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो हमारे 0 इंडेक्स पे हो गई, आ गई होगी। अब हमें यहां से लेकर यहां तक की कंपैरिजन फिर से करनी है। तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 1 और j की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 1 मतलब 2। तो i यहां से स्टार्ट होगा और j यहां से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों की कंपैरिजन होगी। 5 ग्रेटर देन 7, नो। 5 ग्रेटर देन 8, नो। 5 ग्रेटर देन 2, यस। तो इन दोनों का इंटरचेंजिंग होगा, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी इस तरह से। यहाँ पे 1, 2, 5, 7 एंड 8, ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप जब भी पूरा होगा तो सबसे छोटी जो दो वैल्यू होगी वो हमारे 0 और 1 इंडेक्स पे आ गई होगी। अब i का इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू यहाँ पे अब हो जाएगी 2, मतलब वो यहां से स्टार्ट करेगा 2, और j यहां से स्टार्ट करेगा। ये हमारा j है और ये हमारा i है, क्योंकि इन तीन को ही हमें कंपैरिजन करना है। अब फिर से 7 ग्रेटर देन 8, नो। 7 ग्रेटर देन 5, यस। तो इन दोनों का इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 5 और यहाँ पे हो जाएगी 7। अब i का इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू 4, मतलब इन दोनों का ही कंपैरिजन हमें करना है। तो 8 ग्रेटर देन 7, यस। तो इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा, तो हमें लास्ट में जो एरे मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा 1, 2, 5, 7 एंड 8। तो हम आप देख सकते हैं दोस्तों ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब उसी तरह अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये प्रोग्राम बनाना है तो आपको यहाँ पे लेस देन का कंडीशन रखना होगा, लेस देन नंबर ऑफ j, तो उसको इंटरचेंज करना है। तो दोस्तों ये सारे जो प्रोग्राम हमने आज बनाए वो एरे पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।